प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे क्वांटम सिद्धांत की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और उसके मूल आधार क्या हैं। तो क्वांटम थ्योरी की हमें आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमने देखा है कि क्लासिकल यांत्रिकी बहुत सारे प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या करने में असफल रही, जिसमें है कृष्णिका का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, कॉम्पटन प्रभाव आदि। और इन सब का अध्ययन कृष्णिका का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, इन सब का अध्ययन आप पार्ट सेकंड में कर चुके हैं। तो इसलिए इसके विस्तार में हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि इन सब की व्याख्या हम क्लासिकल यांत्रिकी से नहीं, क्लासिकल मैकेनिक्स से नहीं कर सके थे। इसलिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ी थी? एक नई यांत्रिकी की आवश्यकता पड़ी थी, नई थ्योरी के डेवलपमेंट की आवश्यकता पड़ी। और जिसमें हमने ये देखा है कि क्लासिकल यांत्रिकी जहाँ आपके पास बेस्ड है कि ऊर्जा कैसी होती है, सतत होती है, और जबकि हमारे पास जो क्वांटम यांत्रिकी की हम बात करते हैं तो उसके मूल आधार में सबसे पहला आधार क्या आता है कि ऊर्जा कैसी है, क्वांटाइज्ड है। यानी कि प्लांक की जो ऊर्जा क्वांटा की कल्पना है वो क्वांटम यांत्रिकी का मुख्य आधारों में से एक है। यानी हम क्या कहते हैं कि जो ऊर्जा का लेन देन होता है निकायों में, वो किस तरह से होता है? पैकेट्स के रूप में होता है। बंडलों के रूप में ही ऊर्जा दी जाती है और बंडल के रूप में ही ऊर्जा ली जाती है। और ये बंडल किस फॉर्म में होता है? एच न्यू के फॉर्म में। तो एच न्यू का पैकेट ही पूरा जाएगा या एच न्यू का पैकेट के गुणांकों के रूप में ऊर्जा ली जाएगी या दी जाएगी, लेकिन अर्ध पूर्णांक नहीं, यानी आधा फोटोन नहीं जाएगा। या तो एक फोटोन जाएगा या दो फोटोन जाएंगे या तीन फोटोन जाएंगे, या फिर इसी प्रकार एक फोटोन लिया जाएगा, दो फोटोन लिए जाएंगे। यानी एच न्यू के पूर्णांकों के रूप में ही ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। ऊर्जा कैसी होगी? क्वांटाइज्ड होगी। और दूसरी मुख्य आधार क्या है क्वांटम यांत्रिकी का? कि आपके पास जो डी ब्रॉगली की द्रव्य तरंग की परिकल्पना है वो भी इसका मुख्य आधार है, और उसको हम आगे विस्तार से देखेंगे। और तीसरा मुख्य आधार है अनिश्चितता का सिद्धांत। और इसके अलावा हम बहुत सारे बेसिक्स क्वांटम यांत्रिकी के पढ़ेंगे, जिसमें संकारक भी होगा, हर्मिशन ऑपरेटर भी होगा, और किस तरह से हम आगे चलकर देखेंगे कि पूरी वेव फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तरंग फलन को हम किस रूप में, पदार्थ की स्टेट के रूप में डिफाइन करते हैं, और किस तरह से उसकी गतिकी की व्याख्या करने के लिए कण की हम श्रोडिंगर यांत्रिकी का विकास करते हैं, जो श्रोडिंगर समीकरण हम देते हैं, और उसके द्वारा किस प्रकार से हम पूरे विस्तार में व्याख्या करेंगे कि किस तरह से हम कण की गतिकी की व्याख्या करते हैं अलग अलग परिस्थितियों में। तो अब यहाँ पर ऐसा भी हम समझ सकते हैं कि आपके पास कि क्वांटम यांत्रिकी और क्लासिकल यांत्रिकी में अंतर क्या है। तो बहुधा ऐसा कहा जाता है कि क्लासिकल जो मैकेनिक्स है वो लार्ज पार्टिकल्स पर लगती है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे लगती है, और लो स्पीड पार्टिकल और मैसिव जो पार्टिकल हैं उन पे लगती है। जबकि जो क्वांटम यांत्रिकी है, ऐसा माना गया है कि वो स्मॉल पार्टिकल्स पे लगेगी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लगेगी, हाई स्पीड वाले पार्टिकल्स पर, एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर लागू होगी। यद्यपि हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्वांटम मैकेनिक्स के अगर हम को की जो लिमिटेशंस की बात करें तो उसके अंतर्गत कौन आ जाती है? क्लासिकल मैकेनिक्स आ जाती है। हालांकि हम कोई बहुत शार्प बाउंड्रीज की इनके मध्य व्याख्या नहीं कर रहे हैं, फिर भी बहुत से सिद्धांतों को चूँकि हम क्लासिकल से नहीं समझ सके हैं, इसलिए हमें एक नई यांत्रिकी की आवश्यकता पड़ी है, और जिसके मूलभूत सिद्धांत हैं ऊर्जा क्वांटा की परिकल्पना है, डी ब्रॉगली की द्रव्य तरंग परिकल्पना है, अनिश्चितता का सिद्धांत है, श्रोडिंगर यांत्रिकी है पूरी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज आधारभूत सिद्धांतों पर प्रकाश डालने के लिए डी ब्रॉगली परिकल्पना से। तो डी ब्रॉगली की परिकल्पना क्या कहती है कि जिस प्रकार विकिरणों से आपके पास उसका प्रकाश से विकिरणों से आपके पास उसका कण प्रकृति भी जुड़ी हुई है, और कण प्रकृति भी और तरंग प्रकृति भी, दोनों प्रकृतियाँ यानी द्वैत प्रकृति उससे जुड़ी हुई है, कण प्रकृति और तरंग प्रकृति। इसी प्रकार हम डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि हम उपयुक्त परिस्थितियों में द्रव्य कणों से भी, मैसिव पार्टिकल से भी ऐसा मान सकते हैं कि उसके पास द्रव्य गुण तो अपने आप में उसके पास है ही, कण स्वरूप तो उसके पास है ही, साथ में उसके पास कौन सा स्वरूप जुड़ा हुआ है? तरंग स्वरूप भी उससे जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या कहा डी ब्रॉगली ने कि उपयुक्त परिस्थितियों में द्रव्य कण भी कौन से गुण दर्शाते हैं? तरंग कण दर्शाते हैं। तो अगर मैं किसी पार्टिकल को दर्शाना चाहती हूँ तो उसको संवेग से निरूपित करती हूँ, तो द्रव्य कण का संवेग मैंने मान लिया p है, तो ये इसके कण स्वरूप को व्यक्त कर रहा है। और अगर मैं तरंग गुण को व्यक्त करना चाहती हूँ तो तरंग से क्या जुड़ी होती है? तरंग दैर्ध्य। और पार्टिकल से अगर हम तरंग भी जोड़ रहे हैं और उससे जुड़ी हुई तरंग की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, और अगर डी ब्रॉगली के अनुसार द्रव्य कण और तरंग
प्रकृति आपस में जुड़े हुए हैं तो इनके लैम्डा और पी के मध्य एक रिलेशन होना चाहिए। जो रिलेशन डी ब्रॉगली ने किस तरह से दिया कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, जहाँ पी क्या है, संवेग है कण का, और संवेग कैसे दिया जाता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से दिया जाता है। इसलिए संवेग का मान हो जाएगा m इंटू वी। और काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं किसी भी पार्टिकल के लिए क्या दी जाती है, हाफ mv स्क्वायर से दी जाती है। तो मैंने m को ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो ये हो जाएगा mv का होल स्क्वायर, नीचे बन जाएगा 2m। तो अब मैं mv का स्क्वायर का मान निकालूंगी, का होल स्क्वायर का मान निकालूंगी, तो ये हो जाएगा 2e के m, यानी लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ p मुझे मिल गया है क्योंकि ये mv है, तो mv का मान मैं यहाँ से रख दूंगी, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2e के m। यानी ओवरऑल मैं जो तरंग दैर्ध्य है कण से जुड़ी हुई उसको उसकी काइनेटिक एनर्जी से भी निरूपित कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हमने तरंग दैर्ध्य को जोड़ा संवेग से, और यहाँ से अगर मैं कहूँ तो इस फॉर्मूले से मैं देख सकती हूँ कि वेग से भी जोड़ा, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैंने किससे जोड़ दिया उसको, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी से भी मैंने उसको जोड़ दिया है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और मान लेते हैं कि मान लो अगर आपके पास जो कण है अगर वो लगभग c वेलोसिटी से चल रहा है तो द्रव्यमान भी उसका केवल m से ना दिया जाकर क्या होगा, उसका रेस्ट मास द्रव्यमान अलग हो जाएगा और जो उसका रिलेटिविस्टिक मास है वो अलग होगा। तो रिलेटिविस्टिक मास जो रेस्ट मास से जुड़ेगा वो किस तरह से जुड़ेगा कि m इज इक्वल टू m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ मुझे ध्यान देना है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी है और p इज इक्वल टू एम वी है। तो अगर v इज़ अप्रॉक्सीमेटली c है तो m की जगह हम इससे रिप्लेस करेंगे। और जो कण की ऊर्जा के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो कण की ऊर्जा जो रिलेटिविस्टिक ऊर्जा है वो कैसे दी जाती है, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4 की पावर हाफ। ये आप फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में देख चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हम मान लें अब विभिन्न कणों के लिए, अब मैं इसको रिलेट करूँ इस रिलेशन को डी ब्रॉगली के, तो मैं ये देखती हूँ कि अगर ये कण द्रव्य कण कैसा है, फोटोन कण है, तो फोटोन कण के लिए ऊर्जा मुझे मालूम है h न्यू होती है, और मोमेंटम को मैं लिख सकती हूँ h न्यू अपॉन सी, और न्यू अपॉन सी क्या होता है, लैम्डा। तो एक तरह से रिलेशन वही आ गया जो कि डी ब्रॉगली का रिलेशन है कि p इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा। यानी फोटोन से कौन सी प्रकृति जुड़ी है, फोटोन एक कण है और उससे कौन सी प्रकृति जुड़ी, जाके तरंग प्रकृति जुड़ गई। और p को अगर मैं देखूँ तो 2 पाई से मैंने इसको गुणा भी कर दिया है इस इक्वेशन को, और 2 पाई से भाग भी दे दिया है। तो h अपॉन 2 पाई बन जाता है h क्रॉस, और 2 पाई बाई लैम्डा बन जाता है k, जहाँ k क्या है, वेव वेक्टर है, तरंग सदिश है। तो इस तरह से p का संबंध यानी वापिस कण प्रकृति का संबंध किससे आ गया है, तरंग प्रकृति से। क्यों, क्योंकि k क्या है, तरंग सदिश है। तो p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू h क्रॉस k के रूप में भी डी ब्रॉगली रिलेशन को लिख सकते हैं। और मान लो अगर ये मेरे लिए कण कैसा हो, इलेक्ट्रॉन हो, और इसे किस विभवांतर से त्वरित किया गया हो, v विभवांतर से त्वरित किया गया हो, तो जो कण की यानी इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ MOE, यहाँ MOE क्या दिखाया है मैंने, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिखाया है, तो हाफ mv स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, ev के बराबर हो जाएगा। तो वेलोसिटी का मान मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, और वेलोसिटी का मान क्या हो जाएगा, 2v अपॉन MOE की पावर हाफ। और चूँकि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv है, इसलिए v का मान रखने पर मुझे क्या मिल जाता है, h अपॉन 2 MOE ev की पावर हाफ। अब यहाँ पे h प्लांक कांस्टेंट है, मुझे मालूम है इसका मान 6.62 इंटू 10 के माइनस 34 होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मुझे मालूम है 9.11 इंटू 10 के माइनस 31 kg होता है। इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान भी मुझे मालूम है 1.6 इंटू 10 के माइनस 19 कूलाम होता है। तो इन सब कॉन्स्टेंट्स के मान रख के जब मैं सॉल्व करती हूँ तो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य का मान पोटेंशियल की टर्म्स में मुझे मिल जाता है, और वो हो जाता है 12.26 अपॉन अंडर रूट वी एंगस्ट्रॉम। अब अगर मान लो कि द्रव्य कण मेरा प्रोटॉन हो जाए तो MOE की बजाय बाकी सब कांस्टेंट तो वही रहेंगे, और उसी पोटेंशियल से हम त्वरित कर रहे हैं V से, तो आपके पास सिर्फ यहाँ अंतर आएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बजाय मेरे पास क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन का मान मैं जानती हूँ कि प्रोटॉन 1636 गुना भारी है इलेक्ट्रॉन से, या फिर इसका द्रव्यमान मैं कह सकती हूँ प्रोटॉन का कितना होगा, 1.67 इंटू 10 के माइनस 27 kg होगा। इसलिए जो लैम्डा प्रोटॉन के लिए मुझे मिलती है उसका मान हो जाएगा 0.287 अपॉन अंडर रूट वी। यानी एक तरह से लैम्डा प्रोपोर्शनल रहेगा रूट वी के। ये जो हम कॉन्स्टेंट्स के मान रखते हैं अलग अलग पार्टिकल्स के लिए उसके मान बदलते जाते हैं। इसी तरह अल्फा कण के लिए जब मैं सॉल्व करती हूँ तो अल्फा कण के लिए मुझे मालूम है आवेश क्या होता है, 2e के बराबर होता है। e की बजाय हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 2e से, और m की बजाय किससे रिप्लेस करेंगे, m अल्फा से, यानी अल्फा कण के मास से। और अल्फा कण का मास क्या होता है, प्रोटॉन के मास का 4 गुना होता है। तो ये सब कांस्टेंट जब हम रखते हैं तो लैम अल्फा कितना मिल जाता है, h अपॉन अंडर रूट 16 EVMOP, यानी रेस्ट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन।
तो इससे मुझे अल्फ़ा कण के लिए मिल जाता है, जो तरंग दैर्ध्य मुझे मिलती है पार्टिकल के लिए, अल्फ़ा कण के लिए वो मिल जाती है 0.1015/√v। तो जो भी कण है उसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे कण भारी होता जा रहा है, लैम्डा का मान क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसका सत्यापन कैसे हो। तो डेविसन जर्मर ने एक प्रयोग किया और उसने ये साबित किया कि द्रव्य कणों से हम तरंग प्रकृति को जोड़ सकते हैं। और वो उसको साबित करने के लिए उसने क्या किया, ये एक व्यवस्था दिखाई कि इलेक्ट्रॉन गन है यहाँ एक फिलामेंट है जिससे हम पोटेंशियल देते हैं, वो गर्म होता है तो उससे क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन गन के रूप में है, इससे इलेक्ट्रॉन का एक पुंज निकल के आ रहा है, वो निकल के एक टारगेट यहाँ निकल क्रिस्टल का है, उस पर आकर गिरता है लंबवत, और उससे जब ये स्कैटर होता है निकल क्रिस्टल से, तब आपके पास यहाँ एक इलेक्ट्रॉन संसूचक मैंने लगा रखा है, और इस इलेक्ट्रॉन संसूचक पर ये सर्कुलर स्केल पर हम इसका मापन कर लेते हैं, अलग अलग एंगल पर स्कैटरिंग एंगल अलग अलग रखते हुए हम देखते हैं कि अलग अलग कोणों पर अलग अलग स्कैटरिंग एंगल पर कितने इलेक्ट्रॉन पुंज मुझे प्राप्त होते हैं। और उस इलेक्ट्रॉन संसूचक किससे जुड़ा होता है, वो एक संवेदी गैल्वोमीटर से जुड़ा होता है, जिससे धारा का मापन हम कर सकते हैं। तो कितनी धारा मुझे मिल रही है उस अनुपात में मैं बता सकती हूँ कि कितना स्कैटरिंग होके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मेरे पास मिल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि इस संवेदी जो गैल्वोमीटर है उससे वृत्ताकार पैमाने पर विभिन्न कोणों पर ये जितने भी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन या मिनिमम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसकी स्थिति का मापन कर लेता है। ये कहाँ से कहाँ तक कोण वेरी करता है, 20 डिग्री से, ये 5 कोण कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 20 डिग्री से 90 डिग्री तक। अब यहाँ पर अलग अलग कोणों पर जब हम घुमा देते हैं तो अलग अलग कोणों पर मुझे इलेक्ट्रॉन का संसूचन यानी विवर्तित धारा का मान मुझे मिल जाता है। अब परिणाम मुझे क्या मिले कि जब भी इलेक्ट्रॉन तीव्रता का वोल्टा व कोण के साथ जब मैं वक्र खींचती हूँ तो मुझे क्या परिणाम मिलते हैं कि लगभग 44 वोल्ट पर वक्र में एक उभार दिखता है। और वोल्टा जब हम 54 से वोल्टा से कम है, यानी 44 से 54 तक की वोल्टा के बीच, तो ये उभार क्या होता है, बढ़ता जाता है। 54 पर ये अधिकतम हो जाता है और 54 के बाद ये पुनः घटता है और 68 वोल्ट पर समाप्त हो जाता है। जैसा कि यहाँ फिगर में दिख रहा है कि 44 वोल्ट से ये मुझे मिलना प्रारंभ हुआ है उभार। यहाँ पे ये आपतित किरण पुंज है, ये टारगेट है, और ये किसी स्कैटरिंग एंगल पर जो मुझे अधिकतम तीव्रता मिल रही है वो किस एंगल पर मिल रही है, यहाँ पर जो तीव्रता का एंगल है मेरे पास वो है लगभग 50 डिग्री के यहाँ कोण पे तीव्रता का मापन किया गया है। तो यहाँ पर अब मैं देखती हूँ तो जो वोल्टेज के साथ जो मैं परिवर्तन देख रही हूँ, तो वहाँ पर जब वोल्टा का परिवर्तन मैं देखती हूँ तो 44 वोल्ट्स पे ये पीक मिलना मुझे शुरू हुआ। अब 48 वोल्ट पर ये पीक थोड़ा और शार्प हुआ, 54 वोल्ट पे ये मैक्सिमम हो गया है पीक, और उसके बाद पुनः घटा है 64 पे वापस कम हो गया और 68 वोल्ट्स तक जाते जाते ये लगभग समाप्त हो गया है पीक। तो यहाँ पर इसका मतलब मुझे डी ब्रोगली परिकल्पना से ये मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को मैं कितने वोल्ट से त्वरित कर रही हूँ, 54 वोल्ट से त्वरित कर रही हूँ, तो मुझे मैक्सिमम ये जो स्कैटरिंग है वो मिल रही है, इलेक्ट्रॉन की तीव्रता, विवर्तित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता मुझे अधिकतम मिल रही है। तो इस अधिकतम तीव्रता के लिए जो मुझे डी ब्रोगली वेवलेंथ मिल रही है, ये किससे जुड़ी हुई प्रकृति है। अब यहाँ पे एक तरह से इस जो कण है इलेक्ट्रॉन कण, उसको हम v वोल्ट से त्वरित कर रहे हैं। तो कण प्रकृति मानते हुए जब हमने इसको डी ब्रोगली से रिलेट करके लैम्डा का मान निकाला तो मुझे क्या मिलता है, 12.26/√v से अभी हमने फॉर्मूला निकाला है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये फॉर्मूले से मुझे जब तरंग दैर्ध्य मिलती है तो वो कितनी मिल जाती है, 1.67 एंगस्ट्रॉम मिल जाती है। अब यही तरंग दैर्ध्य अगर मुझे विवर्तन सिद्धांत से मिल जाए, क्योंकि विवर्तन सिद्धांत किसके लिए होता है, जब हम सॉलिड्स में बात करते हैं तो विवर्तन की जब हम बात करते हैं तो विवर्तन किसके लिए होता है, तरंगों के लिए होता है। तो तरंग, ये तो मैंने मान निकाला कण प्रकृति से जोड़ते हुए तरंग दैर्ध्य का, और अगर मैं विवर्तन से, यानी विवर्तन तो पूरी तरह तरंग सिद्धांत पे बेस्ड है, तो विवर्तन से भी मुझे अगर यही तरंग दैर्ध्य मिल जाए इलेक्ट्रॉन के लिए, जो कि मुझे द्रव्य तरंग से तरंग जोड़ने पर मिली है, डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस से मिली है, तो इसका मतलब डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस सही है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जब मैं विवर्तन सिद्धांत को लागू करती हूँ, विवर्तन सिद्धांत क्यों, क्योंकि निकल एक क्रिस्टल है
और क्रिस्टल से जब इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, क्रिस्टल के एटम से, निकल के एटम से आके इलेक्ट्रॉन टकरा रहा है, तो उसका विवर्तन हो रहा है। यानी कौन सी प्रकृति है वहाँ पे पूरी तरह, यानी इलेक्ट्रॉन से जुड़ी हुई जो तरंग है उसका विवर्तन हो रहा है। तो विवर्तन के सिद्धांत को जब मैं लागू करना चाहूँगी तो ब्रेग की थ्योरी लागू होती है, और ब्रेग के सिद्धांत से एन लैम्डा का मान क्या होगा, 2d साइन थीटा के बराबर होगा। अब यहाँ पर ये स्मॉल डी क्या है, दो क्रिस्टल प्लेन्स के मध्य दूरी है, और थीटा है इनके मध्य जो विवर्तन कोण है उसका मान है। और यहाँ ज्यामिति जब मैं देखती हूँ इस निकल क्रिस्टल की, तो ये निकल क्रिस्टल हैं जो एक इनके जो एटम हैं एक दूसरे से कैपिटल 2 दूरी पर स्थित है। ये एक एटम, ये दूसरा, एक तरह से हम जानते हैं ये रेगुलर अरे ऑफ एटम्स है। तो ये 3 लाइनें मैंने रेगुलर अरे की दिखाई हैं, और यहाँ ये क्रिस्टल प्लेन्स दिखाए हैं मैंने। तो अब यहाँ क्रिस्टल प्लेन्स के मध्य जो दूरी है, ये एक क्रिस्टल प्लेन, ये दूसरा क्रिस्टल प्लेन, इनके मध्य दूरी हमने क्या मानी है, स्मॉल डी। और एटम टू एटम डिस्टेंस कितनी है, डी। अब यहाँ एक आपतित पुंज किसी क्रिस्टल प्लेन से आके टकराता है और फाई कोण से विवर्तित हो जाता है। तो मैंने यहाँ एक लंब खींचा है, तो ये कोण आधा हो गया, ये 5/2 हो गया, और ये भी 5/2 हो गया। जो चित्र की ज्यामिति से अगर हम चलें तो ये बाकी बचा हुआ कोण मैंने मान लिया है थीटा है। तो अब यहाँ पर इन दोनों के मध्य जो कोण है, यहाँ पर ये कोण भी कितना होगा आपके पास, 5/2 के बराबर होगा। तो अब इस चित्र की ज्यामिति से जब मैं चलती हूँ तो ट्रायंगल PQR में मैं स्मॉल डी और कैपिटल डी को रिलेट कर सकती हूँ। मुझे साफ दिख रहा है जो स्मॉल डी है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो कैपिटल डी है वो क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण यानी कैपिटल डी, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी बराबर क्या होगा, साइन थीटा, क्योंकि लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है। और ये थीटा यहाँ पर ये कितना है, 5/2 के बराबर है, इसलिए d = थीटा साइन 5/2 हो गया। और जो कैपिटल डी का मान मैं देखती हूँ निकल क्रिस्टल के लिए, एटम टू एटम डिस्टेंस कितनी होती है, 2.15 एंगस्ट्रॉम होती है। और फाई का मान कितना मिलता है मुझे, यहाँ पर मैंने देखा ये हम किस एंगल के लिए काम कर रहे थे, 50 डिग्री के लिए। तो फाई का मान 50 डिग्री है, इसलिए 5/2 कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। 50 डिग्री तो 5/2 कितना हो गया, क्योंकि d कैपिटल डी साइन 5/2 है, और 5/2 का मान मेरे पास 25 हो गया है। तो स्मॉल डी यानी क्रिस्टल प्लेन्स के मध्य दूरी निकल के लिए मुझे कितनी मिल गई, निकल क्रिस्टल के लिए 0.909 एंगस्ट्रॉम के बराबर मुझे मिलती है। अब 0.909 एंगस्ट्रॉम ये स्मॉल डी तो मुझे मिल गया यहाँ से। अब मुझे चाहिए थीटा का मान। तो इस थीटा का मान मैं निकालने के लिए क्या करती हूँ, अब इस ज्यामिति को मैं देखूँ तो ये जो पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक क्रिस्टल प्लेन के मध्य जो पूरा एंगल बनेगा वो 2 है, आपके पास पाई के बराबर है। ये पूरा एंगल कितना होता है, पाई होता है, 180 होता है। तो इसमें ये कितने एंगल है, 2 थीटा है प्लस फाई है, यानी 2 थीटा प्लस फाई मिलके पाई बना रहा है। तो इसलिए अगर मैं यहाँ से देखूँ तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, पाई माइनस 5/2। तो पाई माइनस 5/2, पाई इज़ 180, फाई का मान 50 है, अपॉन 2 करते ही ये 130/2 यानी 65। तो थीटा का मान भी मुझे मिल गया है। तो थीटा का मान मुझे मालूम चल गया, डी का मान मालूम चल गया। अब ब्रेग लॉ में मैं ये सब मान रख के लैम्डा का मान निकालती हूँ। तो फर्स्ट विवर्तन के लिए, तो क्रिस्टल के फर्स्ट विवर्तन के लिए मुझे क्या मिलता है, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रम के लिए मुझे क्या मिल जाता है कि लैम्डा = 2 × 0.909 साइन 65। और इन सबको हम साइन 65 का मान रख के सॉल्व करते हैं तो ये लगभग कितना आता है, 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब जो तरंग सिद्धांत है उससे जो मुझे इलेक्ट्रॉन के लिए ब्रेग समीकरण को यूज़ करते हुए जो तरंग दैर्घ्य मिल रही है वही मुझे डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस से भी सेम प्रैक्टिकल में मुझे मिल रही है, सेम इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे मिल रही है। इसलिए डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस क्या है, सही है कि हम द्रव्य पार्टिकल से, मैसिव पार्टिकल से भी क्या जोड़ सकते हैं, हम तरंग दैर्घ्य को जोड़ सकते हैं। यानी द्रव्य कण से के साथ और कण कौन सा गुण जुड़ा हुआ है, तरंग गुण भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। यानी द्रव्य भी द्वैत प्रकृति का हो गया, उसमें पार्टिकल नेचर भी है और उसमें वेव नेचर भी है, जैसे कि विकिरणों में होता है। धन्यवाद।